डॉक्टर्स, कैसे हो आप सब? होपिंग कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। और ये बताओ, भागम भाग सीरीज देख रहे हो कि नहीं देख रहे हो? बहुत प्रॉफिटेबल है भागम भाग सीरीज। अभी सिर्फ एनसीईआरटी हाइलाइट्स और उसके नोट्स और थोड़े बहुत क्वेश्चंस हो रहे हैं। जैसे ही ये पूरा का पूरा 5 से 6 चैप्टर हर सब्जेक्ट का हो जाएगा, उसके बाद हैंडमेड नोट्स मिलेंगे। और एक बार आपने इस नोट्स को पढ़ लिया ना, मेक श्योर आपको कुछ और पढ़ने की रिक्वायरमेंट नहीं होगी। तो अगर आप भागम भाग सीरीज नहीं देख रहे हो तो जल्दी से जाकर के भागम भाग सीरीज देखो और उससे जुड़ जाओ, ताकि आपको कोई भी मैं चैप्टर को अपलोड करूँ तो आपको अपडेट मिले। मैं सबसे पहले व्हाट्सएप ग्रुप में अपलोड करती हूँ, क्योंकि उसमें लिंक्स तो जाते नहीं है, ड्राइव करके भेजना पड़ता है, तो मैं एज इमेज डाल देती हूँ। तो आप क्या करो, व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ जाओ, टेलीग्राम में जुड़ जाओ। व्हाट्सएप ग्रुप में आपको पहले ही अपडेट मिल जाएगा और टेलीग्राम में आपको नोट्स मिल जाएगा। तो आज का जो क्लास है वो है कि हाउ टू रीड कंप्लीट एनसीईआरटी। ठीक है, कि एनसीईआरटी को कैसे पढ़े कंप्लीटली। और हम इसको बायोलॉजी से शुरू करेंगे, फिर केमिस्ट्री पढ़ेंगे, फिर फिजिक्स पढ़ेंगे। तो जो बायोलॉजी है, पहले आते हैं साइंटिस्ट। किसी भी चैप्टर को बायोलॉजी में शुरू करेंगे तो साइंटिस्ट पहले आएंगे, साइंटिस्ट के बारे में कि उनका क्या योगदान था, कब जन्म लिए। बेसिकली अगर हम किसी इंसान के बारे में जानना चाहते हैं तो क्या जानना चाहेंगे? हम ये नहीं जानना चाहेंगे ना कि वो कब पैदा हुए, उन्होंने क्या योगदान दिया, उन्होंने किस यूनिवर्सिटी से पढ़ाई की, वो कहाँ के रहने वाले थे, और अगर उनको कोई अवार्ड मिला या उन्होंने कोई अचीवमेंट की तो उनके बारे में पढ़ेंगे। सिर्फ साइंटिस्ट के भी बारे में है। आप किसी पहले कोई भी चैप्टर ओपन करो, ठीक, उसके बाद आप जो मैं नोट्स बनाना भी बता रही हूँ आपको, क्योंकि आप लोगों को नोट्स बनाने नहीं आता है और बायो के में आपको नोट्स बनाना सिखाया जाता है। क्योंकि मैं कोई भी नोट्स ना मैं पहले नहीं देती हूँ, मैं पहले स्टूडेंट से बनवाती हूँ नोट्स, उसमें करेक्शन करती हूँ, फिर उसके बाद मैं नोट्स देती हूँ। इससे क्या होगा कि बच्चे के दिमाग पर प्रेशर पड़ेगा कि नोट्स बनाना कैसे है, वो बार बार एक चीज को पढ़ेगा। और किसी भी चीज को याद करना है तो उसको बार बार पढ़ना पड़ता है, क्योंकि रटने से रटंत विद्या काम नहीं आती है, उसको समझने से और उसको बार बार पढ़ने से वो चीज़ समझ आता है। इसीलिए मैं स्टूडेंट से नोट्स खुद बनवाती हूँ, जो मेरे स्टूडेंट है, और उसके बाद मैं देख ली कि हाँ अभी सेटिस्फाइंग नोट्स है, तो उसके बाद मैं नोट्स देती हूँ उन्हें। तो आज का जो बायोलॉजी उठा लिए चैप्टर लिविंग वर्ल्ड। अब लिविंग वर्ल्ड जो हम चैप्टर उठाए हैं, तो पहले आते हैं साइंटिस्ट। ठीक, आपने कॉपी पे लिख दिया कि उनको साइंटिस्ट के बारे में नोट्स बना रहे हैं। बायोलॉजी दे दिया चैप्टर का नाम लिविंग वर्ल्ड। अब उसको हम कैसे प्रिपेयर करें नोट्स और कैसे पढ़ें कामली, जिससे एक भी टॉपिक छूटे ना। तो साइंटिस्ट के बारे में पहले हम पढ़ लिए, एनसीईआरटी लाइन पूरा प्रॉपर ली, एक भी चीज छूटना नहीं चाहिए। पढ़ने के बाद उसमें क्या आया, कहाँ के रहने वाले हैं, कब उनका जन्म हुआ, बॉर्न, किस यूनिवर्सिटी से पढ़ाई किया, फिर उसके बाद उनकी मृत्यु कब हुई, उनकी अचीवमेंट्स क्या है, उनको किस नाम से बुलाया जाता है, उनको कौन कौन से अवार्ड मिले। बेसिकली इतना ही होता है और कुछ नहीं होता है। और उन्होंने अगर कुछ स्पेसिफिक चीजें की हैं, कुछ कुछ होते हैं जो स्पेसिफिक चीजें करते हैं उस लाइन में, तो अगर उन्होंने कुछ, अगर उस लाइन में उनको बहुत बड़ा योगदान है तो वो, इससे ज्यादा आपको कुछ नहीं पूछते हैं। फिर उसके बाद हम बढ़ते हैं इंट्रो के बाद, साइंटिस्ट के बाद इंट्रो आता है। उस चैप्टर का इंट्रो आता है कि आखिर इस चैप्टर में हम पढ़ना क्या है। ठीक है, तो पहला क्या है कि मान लीजिए फर्स्ट पैरा है इतना, ठीक, उस पैरा का क्या करना है, पहले आप लिख देंगे कि मान लीजिए पहला लाइन है आपका ABC, ठीक, पहला दो कीवर्ड, और लास्ट का लिख लेंगे हम EFG। ओके, ये आपका एक पैरा है। अब उसमें आपको क्या करना है कि आपको इम्पोर्टेंट स्टेटमेंट्स जो है जो इस लाइन में है, जैसे कि इंट्रो में बताया गया कि इसमें हम 5 कैरेक्टर पढ़ेंगे, फिर उसके बाद साइंटिस्ट इन्होंने ये दिया तो हम इसके बारे में पढ़ेंगे, इसमें एसेंशियल चीजें क्या है ये पढ़ेंगे। तो हम क्या किए, 3 पॉइंट मिला इसमें से, तो हमने वो 3 पॉइंट जो है वो लिख लिया। ABC 3 पॉइंट मिला, हमने वो तीनों पॉइंट्स को लिख लिया। अब जब हम ये तीनों पॉइंट्स को लिख लिए, ठीक है, उसके बाद क्या करेंगे, तीनों पॉइंट्स लिख लिया जितना आपको समझ में आया कि यहाँ इस पैरा में हमको ये 3 क्वेश्चंस मिल रहे हैं, इससे ज्यादा नहीं मिल रहे, ये 3 क्वेश्चंस ही घुमा फिरा के पूछेंगे। उन तीनों स्टेटमेंट्स को लिख लिया हमने। फिर उसके बाद क्या किया, हमने यहाँ पे लिखे वर्ड्स, ठीक।
अब वर्ड्स का क्या मतलब है? वर्ड्स का मतलब ये है कि इन केस आपने जो भी लिखा है स्टेटमेंट, ठीक, अगर उससे क्वेश्चंस नहीं आते हैं, अगर आप प्रैक्टिस करो उससे क्वेश्चंस नहीं आते हैं, लेकिन आपको मिलता है कि इसी में से है, तो उसके लिए क्या स्ट्रैटेजी है? उसके लिए स्ट्रैटेजी ये है कि आप क्या करेंगे कि इस पैरा में जितने भी इंपॉर्टेंट वर्ड्स आपको दिख रहे हैं, रिलेटेड और रिलेटेबल, जो एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, आप उन वर्ड्स को लिख लेंगे। जैसे मिला बी सी डी ई एफ, ये 4 वर्ड ऐसा मिला है जिससे अगर डी में क्वेश्चन आए तो आप रिलेट करके उसका आंसर कर सकते हो, आंसरेबल हो गया आप। ओके, ये बेसिक चीज है जो नीट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप एनसीईआरटी लाइन पढ़ते हो तो कभी कभार होता है कि कुछ लाइन समझ में आती है तो आप क्वेश्चंस बना लेते हो, लेकिन वही क्या है कि एक लाइन से अगर दूसरा क्वेश्चन पूछे तो आप बना नहीं पाते हो, तो उसको कवर अप करने के लिए क्या है कि उसमें जितना भी आपका इंपॉर्टेंट टॉपिक है या इंपॉर्टेंट वर्ड्स है, आप उसको एक जगह उसको कलेक्ट कर लो। जब ये कलेक्ट हो गया तो हुआ क्या आपका कि जो एक पैरा है उस पैरा से आपका सारा क्वेश्चन यहाँ कलेक्ट हो गया। अगर क्वेश्चंस कलेक्ट नहीं भी हुए और आपके पास पॉइंट है, वर्ड्स है कि ये वर्ड्स आए हैं, तो अगर इस पैरा से कोई क्वेश्चन होगा तो आप उसको इजीली रिलेटेबल जो होगा और रिलेट करके आप आंसर कर दोगे। ये बायोलॉजी का टर्म है, ये बहुत ध्यान से ये करने वाले हर एक पैरा। अगर फिर से मान लीजिए कि ये कर लिया, इंटर हो गया, अब हमारा लिविंग है, ठीक, लिविंग में हम उससे व्हाट इज लिविंग, लिविंग में क्या बताया गया है, उसमें स्टेटमेंट्स आपका लिखा हुआ है कि हम पहला ही स्टेटमेंट है कि 5 कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, मेटाबॉलिज्म होता है, डिफाइनिंग प्रॉपर्टीज, नॉन डिफाइनिंग प्रॉपर्टीज, आपको जितना समझ में आया आपने पहले उन सारे स्टेटमेंट्स को एक जगह कर लिया कलेक्ट। उसके बाद आपको नहीं समझ में आ रहा कि कहीं कुछ छूट ना जाए, कहीं कुछ छूट ना जाए, तो फिर आपने फिर से एक राउंड पढ़ा और पढ़ने के बाद हर एक वर्ड को लिख के जो उसमें लग रहा है कि इससे रिलेटेबल क्वेश्चन आएगा तो हम रिलेट करके लिख सकते हैं। ये बायोलॉजी का है। फिर हम मान लीजिए बायोलॉजी के क्लासिफिकेशन में करें तो आप लोग ये पूछ सकते हैं कि अगर एग्जाम्पल्स आए तो हम उसको कैसे रिलेट करें। बहुत ईजी है, जब आप पूरा का पूरा पैरा को कवर कर रहे हैं स्टेटमेंट में और वर्ड्स में, तो एग्जांपल्स क्या है, अगर उसमें कोई भी एग्जांपल दिया है आप उसको एक एग्जांपल का बॉक्स बना करके सारे एग्जांपल एक जगह लिख दें। इससे क्या होगा कि आपके उस पैरा के स्टेटमेंट, इंपॉर्टेंट वर्ड्स जो रिलेटेबल हो एमसीक्यू के लिए और एग्जांपल सबके सब कवर हो जाएंगे आपके, तो इससे आपको क्वेश्चन छूटने का चांस ही नहीं है। हाँ, नीट 25 हार्ड था, नो डाउट, इसमें मैं ये बिल्कुल भी नहीं कहूँगी कि हार्ड नहीं था, आपके लिए बहुत इजी था, आपको करना चाहिए था, बट मैंने जो वीडियोस अपलोड किया है, क्वेश्चंस जो जहाँ से आए मैंने अपलोड किया है, उस क्वेश्चंस को देखने के बाद तो यही चीज़ साबित होती है कि एनसीईआरटी बेसिक चीज़ है। अगर आप एनसीईआरटी की हर लाइन को पढ़ लेते हो तो रिलेट करके रिलेटेबल जो क्वेश्चंस होते हैं आप उसको हैंडल कर लोगे, टैकल कर लोगे। और ये चीज़ बहुत ज़्यादा आपको मतलब ध्यान देने वाली चीज़ें हैं कि बायोलॉजी और केमिस्ट्री के साथ खेल नहीं होता है। जब भी आपको परेशान किया जाएगा नीट में, सिर्फ और सिर्फ फिजिक्स के साथ परेशान किया जाएगा, क्योंकि अगर जो सिलेबस में है ही नहीं, हाँ कभी सर फिर गया, दिमाग घूम गया एनडीए वालों का तो हम कुछ कह नहीं सकते हैं, वो क्वेश्चंस दे देंगे, लेकिन मेक श्योर वो एनसीईआरटी से बाहर क्वेश्चंस तो नहीं देंगे। अब दुनिया से बाहर तो चीज़ें होंगी नहीं, सेम चीज़ें हैं। जो क्वेश्चन 25 में भी पूछी गई थी उसमें एनसीईआरटी ही था, आप देख सकते हो। मैंने टेलीग्राम ग्रुप में पीडीएफ भी अपलोड किया है, एनसीईआरटी पे क्वेश्चंस भी अपलोड किया है कि यहाँ से 25 में भी क्वेश्चन आए। उसके अकॉर्डिंग क्या हुआ है, इन्होंने क्वेश्चन का लेवल जो लॉकडाउन में, क्योंकि उस समय पढ़ाई हो नहीं पा रही, तो उन्होंने लॉकडाउन में क्वेश्चन का लेवल गिरा दिया था। तो उससे क्या हो रहा था कि और उसके बाद स्कैम होते आ गया, आपने देखा ही है स्टूडेंट के साथ, तो इतने ज़्यादा प्रोटेस्ट, इतने ज़्यादा जो क्वेश्चन का लेवल, नीट का लेवल गिर गया, इन्होंने सडनली बूस्ट कर दिया, जबकि इनको सडनली बूस्ट नहीं करना चाहिए था। थोड़ा सा लेवल को इजी, मॉडरेट, फिर हाई, इस तरीके से जाना चाहिए था, लेकिन इन्होंने क्या किया, इन्होंने डायरेक्ट हाई कर दिया, जो कि स्टूडेंट के माइंड के साथ बहुत ज़्यादा डिस्टर्बिंग थिंग हो गई। क्योंकि स्टूडेंट जो है उसको चाहिए कि हाँ क्वेश्चन को ट्विस्टेड क्वेश्चन होने चाहिए थे, लेकिन इतने भी हार्ड नहीं होने चाहिए कि ये सिर्फ नीट एंट्रेंस एग्जाम ना हो करके ये डायरेक्ट मेडिकल एग्जाम हो जाए एमबीबीएस लेवल का, ये ऐसा था। लेकिन एनसीईआरटी सेम था, और यही बेसिक चीज़ है एनसीईआरटी को पढ़ने का। आप कहीं से भी पढ़ो, आई एम नॉट सेइंग कि आप यहीं से,
कहीं से भी पढ़ो, टीचर अपना बेस्ट देंगे। कोई भी टीचर ये नहीं चाहता है कि वो स्टूडेंट को खराब पढ़ाए जिससे उनके कोचिंग का या उस बच्चे का रिजल्ट खराब हो, नहीं, वो अपना बेस्ट देते हैं। लेकिन उनके बेस्ट के साथ साथ ये भी डिपेंड करता है कि स्टूडेंट अपना बेस्ट कितना दे रहा है उसमें। आपको भी तो बेस्ट देना है ना, हम पढ़ाएं और आप ना उसको घर में रिवाइज करो, ना उस मॉड्यूल्स को पढ़ो, ना याद करो, जो मैं बता रही हूँ उसको भी नहीं करो, तो इसके रिस्पॉन्सिबल भी टीचर्स नहीं होते हैं। समटाइम्स अगर वो कुछ टॉपिक छोड़ देते हैं, मिस कर जाते हैं, तो वहाँ पे एक पॉइंट निकल आता है, बट आपको सेल्फ स्टडी करना होगा। अगर आपको कोई भी अचीवमेंट लेनी है लाइफ में, आपको सेल्फ स्टडी कंपलसरी है। बिना सेल्फ स्टडी के आप कुछ भी नहीं कर सकते हो। सेल्फ स्टडी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर इनकेस हमने पढ़ा दिया, आपने सेल्फ स्टडी नहीं किया, तो क्या होगा? कुछ भी नहीं हुआ। और मैं आपको बता रही हूँ कि एनसीईआरटी कैसे पढ़ना है, मॉड्यूल्स। स्पेशली मैं आपको एक बात बताती हूँ कि किसी भी, बहुत ध्यान से सुनना, किसी भी कोचिंग के मॉड्यूल्स को पढ़ने से पहले सेल्फ प्रिपेयर नोट जो होता है उसको पढ़ो। उससे क्या होता है कि आप खुद को प्रिपेयर कर लेते हो उस चैप्टर के लिए, और आपको पता चल जाता है कि उस चैप्टर में क्या क्या है। उसके बाद जब आप नोट्स पढ़ते हो तो आप कंफर्म हो जाते हो कि हाँ, मेरा टॉपिक कुछ मिस नहीं हुआ है। ये नोट्स को पढ़ने का सही तरीका है। पहले चैप्टर पढ़ो, उसके नोट्स खुद बनाओ, उसको पढ़ो, फिर उसके बाद कोचिंग के दिए हुए मॉड्यूल्स को पढ़ो और प्रैक्टिस करो। क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कुछ छूट गया तो प्रैक्टिस क्वेश्चन में जो डीपीपी मिलता है उसमें आपके कवर हो जाते हैं। तो जितना ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस होगा, जितना ज़्यादा आपका एनसीईआरटी पे कमांड होगा, नीट की तरफ आपका स्टेप जो है क्लोज होते जाएगा। उसके बाद केमिस्ट्री में है, अगर सेम चीज़ अगर केमिस्ट्री की भी हम देखें, केमिस्ट्री की देखते हैं। केमिस्ट्री में क्या पूछता है? केमिस्ट्री के लाइंस में कुछ रिएक्शंस होते हैं, कुछ मेजरमेंट वैल्यूज होती हैं, कुछ ब्लू बॉक्स में जो क्वेश्चन तो वो ब्लू बॉक्स के क्वेश्चंस होते हैं, और वो क्वेश्चंस वो ट्रिकी क्वेश्चंस हैं। वो आप क्या करते हो, जो ब्लू बॉक्स के क्वेश्चंस है, ये ब्लू बॉक्स के क्वेश्चन इग्नोर कर देते हो, और जो एनसीईआरटी के लाइन में आपका दिया होता है मेजरमेंट वैल्यू या किसी चीज़ की वैल्यू और क्वेश्चंस, आप उसको इग्नोर कर देते हो। लेकिन मैं 1000 बार बोलती हूँ कि जब भी आप पढ़ो एनसीईआरटी का कुछ मत मिस करो। ब्लू बॉक्स क्वेश्चंस, एनसीईआरटी के लाइंस में जो क्वेश्चंस होते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। कितने बार पूछा है इस तरीके के क्वेश्चंस कि आपका जो दिया हुआ ब्लू बॉक्स में वही पूछ दिया है, या जो मेजरमेंट वैल्यू एनसीईआरटी में वही पूछ दिया है, तो आप कहाँ से सॉल्व करोगे जब आप पढ़ोगे ही नहीं? तो आपको उसके लिए पढ़ना होगा, तब जाकर की चीजें जो है आपसे टैकल हो पाएंगी, हैंडल कर पाओगे आप। फिजिक्स का क्या है? फिजिक्स का भी सेम सिनेरियो है। फिजिक्स का सेम सिनेरियो है कि आपको एनसीईआरटी पढ़ना है। फिजिक्स से सब खेल होता है, क्योंकि न्यूमेरिकल डाटा है, न्यूमेरिकल वैल्यूज है। हाँ, जहाँ पे 2 हो सकते हैं वहाँ पे 3 कर देंगे, जहाँ पे 4 हो सकता है 5 कर देंगे। जो फॉर्मूला डायरेक्ट हम लगा सकते हैं यू का, उसको ट्विस्ट करके एस में कर देंगे। ये फिजिक्स के साथ खेल हो सकता है, लेकिन आपके पास बायोलॉजी और केमिस्ट्री तो सिक्योरिंग है ना। आप फिजिक्स को 180 को मान लो कि 180 आपका बैलेंस बिगाड़ देगा, लेकिन आपका 360 प्लस 180 जो मास पूरे की तरह जो नंबर है आपका बायोलॉजी और केमिस्ट्री का, ये तो आपके हाथ में है। अगर इसको भी आप ले करके चलो और इसमें से भी कुछ निकाल लो तो आपका तो नीट क्लियर होना ही है। लेकिन क्या है, आप लोगों को नहीं, आप लोग डर जाते हो। डरना मत सीखो, डरना बिल्कुल मत सीखो, क्योंकि आपको सबसे पहले कोई चीज आपके ऊपर जो हावी होती है और आप नहीं पढ़ पाते वो होता है आपका फियर ऑफ फिजिक्स, फियर ऑफ केमिस्ट्री, फियर ऑफ बायोलॉजी। और ये सिर्फ आपके लिए नहीं है, ये सभी के लिए है। ऐसा नहीं है कि हम डायरेक्ट टीचर बन गए, हम लोगों ने पढ़ाई नहीं करी है। हाँ, हम लोगों ने भी जब पढ़ाई करी है तो हम भी जब देखते थे तो डर जाते थे, लेकिन हमने उसको अपना दोस्त बना लिया समझने के लिए कि कैसे समझे, कैसे पढ़े, इस तरीके से। फिजिक्स का भी वही चीज़ है। अब जितने बार क्वेश्चंस प्रैक्टिस करोगे, एग्जाम्पलर क्वेश्चंस तो करने ही है, जो भी एग्जाम्पल जो भी दिए रहते हैं वो भी करना है, ब्लू बॉक्स वाले भी क्वेश्चंस करने हैं और इंटरनल क्वेश्चंस भी करने हैं। एज सेम जो प्रीवियस ईयर में पूछते हैं उसी को देते हैं। 25 में भी किया है ना इन्होंने, आपने देखा है ना, ऐसे ही करेंगे वो हर बार।
आप कितना कवर करते हो एनसीईआरटी को ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन अगर आप नहीं करोगे तो फिर आपके लिए जगह पे कौन पढ़ेगा? हार भी नहीं मान सकते हो, टाइम वेस्ट भी नहीं कर सकते हो। अगर ड्रीम आपने देखा है तो पूरा कौन करेगा, उसके लिए मेहनत कौन करेगा? आपको ही करना है ना, उसके लिए ऐसे ही पढ़ना है। और एक बात बहुत ध्यान से, एनसीईआरटी के अलावा खुद के नोट्स को पहली प्रायोरिटी देना। खुद के नोट्स को सबसे पहली प्रायोरिटी देना, क्योंकि अगर सच में चाहते हो कि नीट में सिलेक्शंस हो तो एनसीईआरटी की हर लाइन पढ़ के, और जिस तरीके से मैंने बताया है कि पहले पैरा लिखो, पैरा के बीच में जो स्टेटमेंट्स तुमको समझ में आ रहे हैं वो लिख लो, उसके बाद एक काम करो, वर्ड्स जो इंपॉर्टेंट लग रहे हैं वो लिख लो, एग्जाम्पल लिख लो, इससे आपके सब कवर हो जाएंगे, फिर छूटेगा नहीं। उसके बावजूद अगर उसके बावजूद आपको लगता है कि आपके नोट्स में कुछ कमी है तो मुझसे कांटेक्ट करो। मैंने आपको लिंक क्यों प्रोवाइड किया है? मैंने आपको लिंक इसीलिए प्रोवाइड किया है कि आप उस लिंक को फिल करो। उस लिंक को फिल करने के बाद मैं डायरेक्ट आपसे क्वेश्चंस पूछूंगी। मैं डायरेक्ट आपसे पूछूंगी आपको क्या दिक्कत हो रही है। आप जब मुझे बताओगे कि हाँ मुझे ये दिक्कत हो रही है तो मैं आपसे डायरेक्ट उस चीज़ को गाइड करूंगी। मुझे चाहिए कि आपको एक सही डायरेक्शन मिले नीट की तरफ। ऐसा ना हो कि आप भटकते रहो, ये पढ़े वो पढ़े, इधर जाए उधर जाए, इसके मॉड्यूल्स उसको मॉड्यूल्स, नहीं मैटर करता है। मेन मैटर करता है एनसीईआरटी और आपका नोट्स। रेस्ट आप कहीं के भी मॉड्यूल्स पढ़ो, वो सिर्फ और सिर्फ एक जो है ना बैकअप में है। प्रायोरिटी आपका नोट्स और एनसीईआरटी की, ये बहुत ध्यान रखना आप लोग जब भी किसी भी चीज़ की तैयारी करोगे। आपका बनाया हुआ नोट्स प्रायोरिटी में रखो, उसके बाद किसी भी कोचिंग के मॉड्यूल्स को सुपीरियोरिटी देना, ध्यान रखना इस चीज़ का। लिंक दिया है मैंने, आप उसको फिल करो, मैं पर्सनली आपसे बात करूंगी। आपको कोई भी गाइडेंस चाहिए मैं पर्सनली आपको गाइड करूंगी। कोई मेरे जगह सब्स्टिट्यूट नहीं आएगा आपसे बात करने के लिए, डायरेक्ट मैं आपसे बात करूंगी आप क्या दिक्कत हो रही है, क्या समझने में प्रॉब्लम हो रही है। और नोट्स, अगर आपको दिक्कत हो रहा है नोट्स बनाने में, आप मुझे व्हाट्सएप करो नोट्स, मैं आपका नोट्स चेक करके बताऊंगी कि आपने सही नोट्स बनाया या गलत नोट्स बनाया है। ध्यान से इसी के साथ जो है बारीकी से इस चीज को पढ़ो। और एनसीईआरटी कैसे ही करो, बायोलॉजी में पहले इंट्रो लिख लो पैरा, उसमें स्टेटमेंट्स लिख लो, उसके इंपॉर्टेंट वर्ड्स लिख लो पैरा के बीच के, एग्जांपल लिख लो। हर पैरा में सेम चीज करो। केमिस्ट्री में वही चीज करो, पैरा उसके बीच का जो मेजरमेंट वैल्यू है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, कोई भी चीज के जो डाटा है वो, फिजिक्स में भी सेम चीज करो। जितना ज्यादा प्रैक्टिस होगा क्वेश्चंस का, जितना ज्यादा अपने दिमाग को शार्प करोगे, उतना ज्यादा आप एक स्टेप नीट की क्लोजर होगे। और भटकना बंद करो, जहां से समझ में आए, जो समझ में आए, यू आर फ्री। आप फ्री हो कहीं से भी पढ़ने के लिए। बहुत लोगों को ये सर के पढ़ना समझ आते हैं, वो मैम को समझ में आते हैं, वो आपके ऊपर है, आपको किसका समझ में आ रहा है। लेकिन पढ़ो, समझो, कॉन्सेप्ट्स जितना क्लियर करोगे उतना आपके लिए आसानी होगा। कोई टीचर की पढ़ाई अच्छी बुरी नहीं होती है, समझाने का सबका अलग अलग ढंग होता है, और स्टूडेंट के भी दिमाग की कैपेबिलिटीज कैपेसिटी होती है कि वो किसका जो है उस चीज को ले सकते दिमाग में। तो आपको जिससे भी समझ में आ रहा है आप आराम से पढ़ो, लेकिन पढ़ो, कॉन्सेप्ट्स को क्लियर रखो। ओके, बाय बाय डॉक्टर्स। कमेंट कर देना कि और किस चीज़ के ऊपर आपको वीडियोस चाहिए, फिर मैं उसके बाद नेक्स्ट वीडियोस के ऊपर बनाऊंगी।